Hello everyone, welcome to Gyan Vidya Academy. I am Sweeksha Dikshit and today we are going to learn about cell organelles. हमारा सबसे पहला सेल ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकल। तो सबसे पहले हम थोड़े से बेसिक्स में जाते हैं। थोड़ा सा हम समझते हैं कि सेल के मेजर तीन कंपोनेंट्स होते हैं। सेल के मेजर तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हमारा न्यूक्लियस, जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है। फिर सेकंड आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है। एक मिनट, थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ मैं इसको। हम्म देखिए, जैसे ये सेल है। अभी सेल के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को सराउंड करता है एक फ्लूइड, जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म की जो बाउंड्री होती है वो बनी हुई होती है, उसके बाहर होती है एक मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अभी दो टाइप के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अभी कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिनके पास बहुत ही वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप्ड, जिनके पास, जिस सेल के पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, उनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। वहीं पे जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ठीक है। तो ऐसे सेल जिनका न्यूक्लियस बहुत वेल डिफाइंड नहीं होता, जैसे हमने बैक्टीरिया के केसेस में देखा था। ठीक है। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल में बीच में ऐसे न्यूक्लियस, यू न्यूक्लियस में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो ऐसे स्प्रेडेड होते हैं। ठीक है। जिसे हम बोलते हैं, जिस रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये हमने पढ़ लिया था। वहीं पे एक यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि जैसे ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। ठीक है। जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, न्यूक्लियस के कंटेंट को साइटोप्लाज्म के कंटेंट से सेपरेट करके रखती है। ये है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये हमने देखा था। अभी यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो एडवांस्ड सेल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं। वहीं पे प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो बहुत प्रिमिटिव होते हैं। ठीक है। प्रिमिटिव मतलब बहुत ही सिंपल से सेल्स होते हैं, उनमें ज्यादा कोई सेल ऑर्गेनल्स वगैरह भी नहीं होते। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, अभी यूकैरियोटिक सेल्स फॉर एग्जांपल एनिमल्स, प्लांट्स, एनिमल्स और प्लांट्स के पास जो सेल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो एक अगर हम एनिमल सेल की बात करें, हम ह्यूमन बींग्स की बात कर लेते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में तो कितने सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए हमको फूड डाइजेस्ट करना होता है। ठीक है। तो उसके लिए, फूड डाइजेस्ट करने के लिए भी तो एंजाइम्स बनाने पड़ेंगे, प्रोटीन्स बनाते हैं, बनाने पड़ेंगे। फिर हमको एनर्जी चाहिए होती है, तो एनर्जी भी सेल्स ही जनरेट करते हैं। तो इतने सारे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते हैं यूकैरियोटिक सेल। इनको परफॉर्म करने के लिए यूकैरियोटिक सेल्स के पास बहुत सारे स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है। इसी को हम यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। अभी कंपार्टमेंट्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब उनके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, और ये मेम्ब्रेन क्या इंश्योर करती है कि इनके अंदर का जितना भी कंटेंट है वो बाहर के साइटोप्लाज्म से मिक्स ना हो। ठीक है। तो इन कंपोनेंट्स का फंक्शन क्या है, ये जितने भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ये सेल का कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स हमने देखे थे, अभी हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से शुरुआत करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया मैं इसलिए बता रही हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया आपने नाम सुना होगा, तो आप रिलेट कर पाएंगे।
माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो एनर्जी प्रोड्यूस करना एक फंक्शन हो गया, और ये फंक्शन एक सेल ऑर्गेनल को दिया हुआ है। ठीक है, एक स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनल को दिया हुआ है। अभी क्यों स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनल को दिया हुआ है? ताकि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन बहुत ही एफिशिएंटली और बहुत ही स्मूथली परफॉर्म किया जा सके। ठीक है, तो इसीलिए अगर मुझे सेल ऑर्गेनल को डिफाइन करना हो तो मैं कैसे कर सकती हूँ? अगर मुझे सेल ऑर्गेनल को डिफाइन करना हो, तो सेल ऑर्गेनल की डेफिनेशन होती है द मेम्ब्रेन बाउंड द मेम्ब्रेन बाउंड सब सेल्यूलर components are called cell organelles। अभी यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, एंड दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड सब सेल्यूलर कॉम्पोनेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स सेल के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और उनका काम होता है सेल का कोई भी एक स्पेसिफिक फंक्शन बहुत ही एफिशिएंटली परफॉर्म करना। यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने जब न्यूक्लियस पढ़ा था तो हमने देखा था कि न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं। अभी इस न्यूक्लियर एनवेलप में पोर्स होते हैं। ये पोर्स दिख रहे हैं, ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। देखिए, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अभी ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कंटिन्यूएशन में ही आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कंटिन्यूएशन में ही हमारी ईआर की मेम्ब्रेन शुरू हो गई। ये ईआर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ईआर भी बोलते हैं। तो न्यूक्लियर एनवेलप से कंटिन्यूएशन में ही हमारी जो ईआर की मेम्ब्रेन है वो शुरू हो जाती है। तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो चीज है, कुछ प्रोटीन्स है जो बाहर ट्रांसपोर्ट करने, तो वो किसके थ्रू होके जाएंगे? ईआर के थ्रू होके जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या करता है? एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। यहाँ पे साइटोप्लाज्म आ जाएगा पूरा। ठीक है, ये पूरा साइटोप्लाज्म आ जाएगा। तो न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म को, इन दोनों चीज को कनेक्ट कौन करेगा? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं हम। देखो, अब सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ईआर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट। ईआर किससे बना हुआ है? एक तो पूरा बहुत लार्ज नेटवर्क होता है। ठीक है, न्यूक्लियस से शुरू होता है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से शुरू होता है और पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो जाता है ईआर। ठीक है, इसीलिए बहुत लार्ज नेटवर्क बनाता है। लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स किस फॉर्म में होता है? मेम्ब्रेन, सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनल्स की बात करें तो सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड तो होंगे। अभी मेम्ब्रेन बाउंड के साथ साथ उसका शेप कैसा है? ट्यूब्स के फॉर्म में है। ठीक है, ये शीट्स दिख रही है, ट्यूब्स और शीट्स, ये शीट्स हैं और ये ट्यूब्स दिख रही होंगी। ठीक है, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, ऐसे लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं, और साथ साथ में कुछ ऑब्लॉन्ग वेसिकल्स भी होती हैं।
लॉन्ग ट्यूब्स, ये तुमको लॉन्ग ट्यूब्स दिख रही हैं, लॉन्ग ट्यूब्स, ये क्या है हमारी, ये शीट्स हैं। और इनके साथ साथ कुछ ऑब्लॉन्ग मतलब ओवल शेप इस टाइप की वेसिकल्स भी होती है। अभी वेसिकल्स का मतलब क्या होता है, वेसिकल्स का मतलब होता है बैग्स। ठीक है, वेसिकल का मतलब होता है बैग। तो ऐसे छोटे छोटे ओवल शेप के बैग्स होते हैं। अभी इन बैग में क्या होता है, चीजें ट्रांसपोर्ट होती है, इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट करवाना, ट्रांसपोर्ट करवाना इनका काम होता है। ठीक है, तो ईआर का सबसे पहला पॉइंट क्या है, ईआर का स्ट्रक्चर लार्ज नेटवर्क होता है, पूरे साइटोप्लाज्म में अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स, और मेम्ब्रेन बाउंड शीट्स होती है। लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होती हैं वही ट्यूब्स, और लार्ज ऑब्लॉन्ग वेसिकल्स, और ओवल शेप की, ऑब्लॉन्ग मतलब ओवल, ओवल शेप्ड वेसिकल्स होती हैं। ठीक है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई होती है लिपिड्स और प्रोटीन से, लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई होती है। तो ईआर की जो मेम्ब्रेन होती है वो भी लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई होती है। इसीलिए कहा गया है कि ईआर का जो स्ट्रक्चर होता है, ईआर की मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो किससे सिमिलर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिमिलर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेम्ब्रेन ऑफ ईआर इज इन कंटिन्यूएशन टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये मैंने तुमको पहले ही बता दिया कि फॉर यहाँ पे जैसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूएशन में ही हमारी ईआर की मेम्ब्रेन शुरू होगी। ठीक है, तो इसीलिए मेम्ब्रेन ऑफ ईआर इज इन कंटिन्यूएशन टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये क्या है, ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ईआर। स्ट्रक्चर ऑफ ईआर में मेम्ब्रेन बाउंड शीट्स and tubes, large network of membrane bound tubes and sheets, long tubules and long oblong, large oblong vesicles। फिर उनका जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो किसके जैसा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा होता है, लिपिड्स और प्रोटीन से बना होता है। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसी के कंटिन्यूएशन में हमारी ईआर की मेम्ब्रेन शुरू हो जाती है और पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ईआर के बारे में। तो टाइप्स ऑफ ईआर में देर आर टू टाइप्स। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो टाइप्स का होता है, स्मूथ ईआर और रफ ईआर। ठीक है, अभी ये हमने टाइप किस हिसाब से बनाया है, उनके फंक्शंस और शेप के अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस एंड लोकेशन एंड शेप। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका शेप कैसा होता है, तो देखो ऐसे शीट्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली शीट्स के फॉर्म में होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये ट्यूब्स हैं, इसको जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमको ऐसा दिखेगा। यहाँ पे क्या है, शीट्स हैं, और जब हम शीट्स को ऐसे ऊपर से देखेंगे तो हमको ऐसी ऐसा दिखेगा। ठीक है, दोनों तरफ से आपको व्यू बताया गया है इसमें। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर है स्मूथ ईआर और रफ ईआर का। अभी इसके डिफरेंसेस भी हम पढ़ेंगे। तो तुमको अभी तुम यहाँ पे जब ऑब्जर्व कर रहे हो तो रफ ईआर के सरफेस पे तुमको ऐसे छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल सर्कल्स दिख रहे होंगे। अभी ये सर्कल्स क्या हैं, इन सर्कल्स को बोलते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, तो क्योंकि रफ ईआर के सरफेस पे ऐसे छोटे छोटे राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो इसका सरफेस कैसा अपीयर करता है, दिखने में कैसा लगता है, रफ लगता है। इसीलिए इसको नाम दिया गया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहीं पे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होते, राइबोसोम्स आर एब्सेंट। इसीलिए क्योंकि उसका अपीयरेंस स्मूथ दिखता है तो इसीलिए हमने उसको नाम दिया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अभी हम डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला, पहले हम देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
इट हैज अ रफ अपीयरेंस बिकॉज राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस। रफ ईआर की खासियत क्या है कि उसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स। अभी देखो, ये एक अनोखा ऑर्गेनल है। अनोखा ऑर्गेनल क्यों है? क्योंकि यही एक ऐसा ऑर्गेनल है, ओनली ऑर्गेनल। एक मिनट। हम्म। राइबोसोम्स एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है। Ribosomes are present in prokaryotic as well as eukaryotic organisms, eukaryotic cells। अभी देखो, क्यों ऐसा है? हमने ये पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सेल्स जो होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते। न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता प्रोकैरियोटिक। तो फिर राइबोसोम कैसे प्रेजेंट होता है? वो तो एक सेल ऑर्गेनल है, इसीलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि राइबोसोम्स भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है। राइबोसोम्स के पास मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसीलिए वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में भी होता है। अभी यूकैरियोटिक सेल्स में वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? या तो वो ईआर के सरफेस पे प्रेजेंट होगा, रफ ईआर के सरफेस पे, या फिर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा साइटोप्लाज्म में। देखो, राइबोसोम्स या तो आरईआर के सरफेस पे होगा, प्रेजेंट होगा, या फिर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो क्योंकि रफ ईआर का अपीयरेंस राइबोसोम के प्रेजेंट होने की वजह से रफ दिखता है, इसीलिए हम उसको रफ ईआर बोलते हैं। अभी रफ ईआर का फंक्शन क्या है? देखो, सबसे पहले तो फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज बोला जाता है। प्रोटीन फैक्ट्रीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। अभी ये चीज ध्यान में रखना आप लोग कि रफ ईआर, जिसे हम आरईआर भी बोलते हैं, आरईआर प्रोटीन नहीं सिंथेसाइज करता है। आरईआर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम्स करता है। आरईआर का काम क्या है? वो राइबोसोम को प्रोटीन बनाने के लिए मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। देखो, हम एक बार फिर से डायग्राम की तरफ चले जाते हैं। हम्म। देखो, ये दिख रहा है? एक मिनट, ये थोड़ा मैं, हाँ, देखो, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है। ठीक है। अभी ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, देखो यहाँ पे राइबोसोम मार्क किया हुआ है, ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स हैं। अभी न्यूक्लियस से कुछ मटेरियल, रॉ मटेरियल्स, जो प्रोटीन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो हमको कहाँ से मिलते हैं? न्यूक्लियस से मिलते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल्स न्यूक्लियस से मिलेंगे। अभी रॉ मटेरियल्स कैसे राइबोसोम तक पहुंचेंगे? तो वो न्यूक्लियस के अंदर से, ये जो तुमको दिख रहा है अंदर का ल्यूमेन बोलते हैं इसे हम, जो अंदर की स्पेस होती है ना, ईआर के अंदर की स्पेस, कोई भी ऑर्गेनल के अंदर की जो स्पेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। तो न्यूक्लियस से जो प्रोटीन के रॉ मटेरियल्स होते हैं वो कहाँ पे आते हैं? ईआर के ल्यूमेन में आते हैं। फिर यहां से सरफेस पे जाते हैं। सरफेस पे प्रेजेंट है हमारे राइबोसोम्स। ठीक है, सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? सरफेस पे प्रेजेंट है राइबोसोम्स। ऐसे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो ये जो रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स आए, रॉ मटेरियल्स आए, ठीक है, और रॉ मटेरियल्स न्यूक्लियस से आएंगे ईआर के ल्यूमेन के अंदर से, और फिर राइबोसोम में जाएंगे। फिर राइबोसोम क्या करेगा? ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ये क्या लिख गया है भाई?
क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। आया समझ में? तो फंक्शन, राइबोसोम का फंक्शन होता है, राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, और ईआर के थ्रू होता है। थ्रू मतलब ईआर के जरिए प्रोटीन सिंथेसिस होता है, पर करता कौन है? राइबोसोम। प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस थ्रू ईआर। ठीक है, ईआर के थ्रू होता है, पर करता कौन है? राइबोसोम्स करते हैं। ये चीज तुमको पता होनी चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम्म, ठीक है। तो ये था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। और नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट हैज अ स्मूथ सरफेस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। क्योंकि स्मूथ ईआर के सरफेस पे कोई राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसका अपीयरेंस स्मूथ होता है। इसका फंक्शन होता है लिपिड्स और फैट्स को सिंथेसाइज करना। क्या फंक्शन होता है? लिपिड्स और फैट्स का सिंथेसिस होता है एसईआर का फंक्शन। राइबोसोम्स का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। आरईआर का फंक्शन होता है it it helps the ribosome, it provides raw materials to the ribosomes for protein synthesis. Protein synthesis takes place through RER. वहीं पे lipids and fats are synthesized in smooth ER. ठीक है, अभी देखो प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पे देखो यही नोट डाला है मैंने, प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस थ्रू ईआर एंड नॉट बाय ईआर। ठीक है, आरईआर के थ्रू होता है प्रोटीन सिंथेसिस, आरईआर नहीं करता है। करता कौन है? राइबोसोम्स करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। चलो अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अभी ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, किसकी बात हो रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है। बायोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। क्योंकि एक बायोलॉजिकल कंपाउंड के फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए बायोजेनेसिस बोला गया है। सेल के अंदर हो रहा है ना, हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, इसीलिए बायोजेनेसिस बोला गया है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन। अभी देखिए, some proteins synthesized through RER and lipids from SER are used in the formation of plasma membrane of the cell. कुछ प्रोटीन्स आरईआर में जो प्रोटीन्स बनते हैं उनमें से कुछ प्रोटीन्स, और एसईआर में से जो लिपिड्स बनते हैं उनमें से कुछ लिपिड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में। ठीक है, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स जो कि ईआर में बनते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सबसे पहला फंक्शन है, देखो मैंने तुमको बताया था कि ईआर जो है वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से कंटिन्यूएशन में शुरू होता है और पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो जाता है एक नेटवर्क की तरह। तो ईआर एक्ट्स एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म एंड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, ईआर एक चैनल की तरह एक्ट करता है, एक चैनल की तरह एक्ट करता है चीजों को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। ठीक है, वो क्या करता है? जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस नहीं है, सेल। देखो ये सेल है, अभी इस सेल के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कंटिन्यूएशन में ही निकल जाएगा हमारा ईआर मेम्ब्रेन।
ऐसे ईआर मेम्ब्रेन निकलेगा। अभी ये ईआर जो है वो पूरा चैनल की तरह स्प्रेड हो जाएगा पूरे साइटोप्लाज्म में, ठीक है, यहां से भी निकलेगा, ऐसा करके पूरा एक चैनल बना लेगा, साइटोप्लाज्म को कवर कर देगा पूरा, ठीक है। इस तरह से वो नेटवर्क की तरह स्प्रेड हो जाता है। तो ये क्या कर रहा है, ये न्यूक्लियस अगर कोई चीज कोई मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाना है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, तो वो कहाँ किसके थ्रू होगा, ईआर के थ्रू होगा। इसीलिए ईआर एक्ट्स एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में चीजें ट्रांसपोर्ट कराता है, एंड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म के इस पार्ट से इस पार्ट में कहीं पे ट्रांसपोर्ट करनी है चीजें, तो भी वो एक चैनल की तरह एक्ट करेगा, उसके थ्रू होके जाएगा सब्सटेंसेस, ठीक है। इसीलिए कहा गया है पहला फंक्शन ईआर का होता है, इट एक्ट्स एज अ चैनल for the transport of substances between nucleus and cytoplasm and various parts of the cytoplasm. Next है surface of ER is a site for various biochemical reactions. अभी मैंने तुमको बताया था कि ER का जो सरफेस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सरफेस होता है, उसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। अभी राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, ये है राइबोसोम्स, ठीक है। तो राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन बन रहा है, तो क्या हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है ना। तो क्योंकि ईआर के सरफेस पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स ही होते हैं, जो कि किसी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं, उन्हें हम एंजाइम बोलते हैं। एंजाइम्स एंजाइम्स हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है, इसीलिए उनको एंजाइम्स बोला जाता है। एंजाइम्स का मतलब कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ये टर्म कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो कि रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो वैसे ही जो हमारे बायो में कैटलिस्ट यूज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंजाइम्स। हमारी बॉडी में जो कैटलिस्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं एंजाइम्स। अभी एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स कुछ नहीं होते हैं, एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन्स। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। तो ये प्रोटीन्स कहाँ पे बन रहे हैं, राइबोसोम्स बना रहा है, कहाँ पे बना रहा है, आर के सरफेस पे बना रहे हैं, ठीक है। वहीं पे स्मूथ ईआर की बात करें, स्मूथ ईआर में भी लिपिड सिंथेसिस हो रहा है। तो राइबोसोम ईआर क्या करता है, एक सरफेस प्रोवाइड करता है बायोकेमिकल रिएक्शंस कराने के लिए, ठीक है। थर्ड फंक्शन इज एससीआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द लिवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। अभी वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, उन्हें हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैविंग वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी होती है ना जिसके पास, हम ह्यूमंस के पास होती है ना, तो हम भी वर्टिब्रेट्स हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है उन्हें हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। वर्टिब्रेट्स के जो लिवर्स के सेल्स होते हैं, उनके उनके लिवर के सेल्स में जो एससीआर प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है ड्रग्स और टॉक्सिन्स का। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब टॉक्सिन्स को हटाता है। जो लिवर सेल्स में जो ड्रग्स और टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करता है एससीआर। तो ये है हमारे functions of endoplasmic reticulum. सबसे पहला, ER acts as a channel for the transport of substances between nucleus and cytoplasm and to various parts of the cytoplasm. Second है, surface of ER is a site for various biochemical reactions. Third है, SER in the liver cell of vertebrates helps in detoxification of drugs and toxins. Drugs और toxins का detoxification करते हैं, ठीक है। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो कि आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी रही। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज ऑप्शंस आर नॉट अ फंक्शन ऑफ राइबोसोम। इसमें से कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि राइबोसोम के फंक्शन नहीं है। इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम्स, इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ हॉर्मोन्स,
इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल्स। तो इसमें से हमको क्या बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइबोसोम का फंक्शन नहीं है। राइबोसोम का फंक्शन नहीं है। अभी देखो, मैंने आपको बताया कि एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम्स ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है, उन्हें हम एंजाइम्स बोलते हैं। तो सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स ही होते हैं। और राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्टरीज बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, तो करेक्ट है, ये मतलब राइबोसोम का फंक्शन है। इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम, ये भी करेक्ट है, ये भी राइबोसोम का फंक्शन है। इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हार्मोन्स, नहीं, राइबोसोम्स हार्मोन्स नहीं बनाते। स्टार्च मॉलिक्यूल्स, ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या आएगा, थर्ड एंड फोर्थ, सी, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ दीज इज आर नॉट अ फंक्शन ऑफ राइबोसोम, तो थर्ड और फोर्थ राइबोसोम के फंक्शंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट बिहेव्स एज अ ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये तो सबसे पहला फंक्शन था उसका, कि वो एक चैनल की तरह एक्ट करता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म एंड टू वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म। ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन्स इन साइटोप्लाज्म, ये भी करेक्ट है। हमने पहले फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन जो था उसी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इन्होंने। इट कैन बी अ साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन, ये हमने नहीं पढ़ा, एनर्जी जनरेशन नहीं पढ़ा हमने। इट कैन बी अ साइट फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज, बायोकेमिकल एक्टिविटीज, वो अपना सरफेस प्रोवाइड करता है बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए, पढ़ा है हमने, तो ये भी करेक्ट। तो सही आंसर क्या हुआ, नॉट रिलेटेड टू। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो सी इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट है, which of which cell organelle plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs in the cell। अब भी जस्ट हमने पढ़ा ईआर का थर्ड फंक्शन की एसईआर, लिवर सेल्स में जो एसईआर होता है, वर्टिब्रेट्स के लिवर सेल्स में जो एसईआर होता है वो क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है पॉइजन्स और ड्रग्स का। तो आंसर क्या आ जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। प्रोटीन्स कौन बनाता है, राइबोसोम्स। बनते किसमें है, राइबोसोम्स बनते हैं, किसके थ्रू बनते हैं, ईआर के थ्रू। लिपिड्स, लिपिड्स कौन बनाता है, एसईआर बनाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। फिफ्थ, द ओनली सेल ऑर्गेनल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल इज, अभी मैंने बताया सिर्फ राइबोसोम ही ऐसा ऑर्गेनल है जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाया जाता है, इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है, नो मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा राइबोसोम। ऑर्गेनल विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन इज, ऐसा ऑर्गेनल जिसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। आंसर क्या आएगा, राइबोसोम, ठीक है, आंसर आएगा राइबोसोम। आई होप आपको समझ में आई है ये क्लास। कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जो पुराने वीडियोस है उसकी लिंक पेस्ट कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में ही। ओके, सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।